हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स के अंदर यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और शियर मॉडुलस के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स और उन इलास्टिक कांस्टेंट्स में हम तीन कांस्टेंट्स होंगे, यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और शियर मॉडुलस। इन तीनों के बीच में रिलेशन ड्राइव करेंगे। इस रिलेशन को करने से पहले जो प्रीवियस 3 वीडियो डाली गई हैं, उन 3 वीडियोस के अंदर जो टॉपिक हुए हैं उनको थोड़ा सा रिजल्ट उनके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक किया था रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स में यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस में रिलेशन किया था। सबसे पहले एक टॉपिक किया था यंग्स मॉडुलस में रिलेशन, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो में रिलेशन निकाला था। उसमें हमने एक होमोजेनियस क्यूब कंसीडर करके उसमें ऑल द डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द क्यूब फोर्स अप्लाई की थी। अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स Tx पर यूनिट एरिया थी या स्ट्रेस Tx थी, अलोंग y एक्सिस Ty और अलोंग z एक्सिस Tz थी। फिर हमने क्या किया था, 2 पैरामीटर और डिफाइन किए थे कि इफ़ Tx इज़ द फोर्स इन अलोंग x एक्सिस देन देयर आर टू डायरेक्शंस, वन इज अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस, देयर इज कंप्रेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स या स्ट्रेस Tx। अलोंग x एक्सिस Tx से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कंप्रेशन प्रोड्यूस होंगे। तो अल्फ़ा और बीटा 2 पैरामीटर लिए थे। अल्फ़ा क्या होता था, अल्फ़ा होता था एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ होती थी, एक्सटेंशन और इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस और पर यूनिट लेंथ ये पैरामीटर था। बीटा में क्या था, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में क्या होती है, कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है, डिक्रीज इन लेंथ होता है। तो बीटा पैरामीटर होता था कंप्रेशन और डिक्रीज इन लेंथ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, डिक्रीज इन लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ। ये 2 पैरामीटर हमने डिफाइन किए थे, अल्फा और बीटा। इन दोनों पैरामीटर्स के रिजल्ट्स को यूज़ करके हमने फाइनली ड्राइव कर लिया था कि जो रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में। और आल्सो हमने ये देखा था कि यंग्स जो मॉडुलस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा होता है और दूसरा पॉइजन्स रेशियो होती है वो बीटा टू द अल्फा की रेशियो थी। बीटा और अल्फा की रेशियो थी क्योंकि कंप्रेशन ये लैटरल स्ट्रेन देगा यहाँ से और ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देगा, तो इनकी जो रेशियो होती है वो पॉइजन्स रेशियो होती है। दूसरा रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा इज यंग्स मॉडुलस। एंड देन फाइनली वी ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दीज, और वो रिलेशन हमारा आता था यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3 बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा और ऊपर आता था यहाँ पे यंग्स मॉडुलस। तो एक ये रिलेशन हमने ड्राइव किया था पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, एक और टॉपिक किया था इक्विवेलेंस ऑफ शियर स्ट्रेन, इक्विवेलेंस ऑफ द स्ट्रेन मतलब टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन। ये टॉपिक किया था। उसमें हमने क्या किया था, एक क्यूब का फ्रंट व्यू लेके फ्रंट फेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाई थी अपर सरफेस पे। तो उससे क्या हो गया था, वो डिफॉर्म हो गया था एट ए एंगल शियर थ्रो एंगल फाई, एंड वहाँ से हमारे शियर स्ट्रेन आता था फाई। शियर स्ट्रेन फाई था, वो क्या था, चेंज इन लेंथ, दैट शिफ्ट इन लेंथ। हमने एक क्यूब कंसीडर करके उसका फ्रंट फेस कंसीडर किया था ए, बी, सी और डी। ये बी शिफ्ट हो गया था टू बी डैश, ए शिफ्ट हो गया था ए डैश। यहाँ से ये जो एंगल था थ्रू दिस इट शिफ्ट, ये लेंथ हमने एल लिया था और ये थी लेंथ ऑफ द क्यूब। यहाँ से दिस एल बाय दिस एल, डिस्प्लेसमेंट बाय दिस एल, ओरिजिनल लेंथ इज शियर स्ट्रेन फाई की जो वैल्यू होती थी ये होती थी।
दूसरा इस टॉपिक में हमने ये देखा था कि एक डायगोनल है वो इलोंगेट हो जाता है, एक्सटेंशन होता है यानी टेंसाइल, और दूसरा जो डायगोनल था वो क्या हो गया था, गेट कंप्रेस्ड। ठीक है, और जो ओरिजिनल जो हमने क्या निकाला था यहाँ पे, इंक्रीज इन लेंथ निकाली थी, दिस लेंथ, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स को यूज़ करके हमने यहाँ से जो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वन डायगोनल या कंप्रेशन इन वन डायगोनल यानी कंप्रेशन इन AC, ये वैल्यू निकाली थी। और ये इंक्रीज इन जो लेंथ थी वो क्या थी, इंक्रीज इन लेंथ इन वन डायगोनल, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ AC ऑफ BD की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई थी, दैट हैज़ द वैल्यू L/√2 से। और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द डायगोनल इज L² प्लस L² टू रूट L²। ओरिजिनल लेंथ ऑफ डायगोनल दैट इज L/√2। ये चीज़ें हमने यहाँ से नोट की थी। और फिर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था उन दोनों की वैल्यू निकाली थी और वो हाफ ऑफ दिस 5 आए थे। ठीक है, ये सारा हमने प्रीवियस चैप्टर में। और फिर हमने एक नया टॉपिक किया था, इक्विवेलेंस ऑफ शियर टू टेंसाइल और कंप्रेसिव जो स्ट्रेस था वो ईच परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल टू शियर स्ट्रेस, ईच इक्वल टू शियर स्ट्रेस, ये भी किया था एक टॉपिक, थर्ड वाला टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि जो फोर्स लगती है इसको एलोंगेट करने के लिए F/F प्रीवियस टॉपिक के अंदर ही, तो यहाँ पे जो ये फोर्स थी ये F/√2 थी जो इसको एक्सटेंड करती है, यानी एक्सटेंशन जो एक डायगोनल के अंदर लेके आएगी BD के अंदर, वो फोर्स है F/√2। और कंप्रेसिव के लिए जो फोर्स थी रिजल्टेंट, ये F था, इधर भी F फोर्स थी, ये जो वैल्यू थी ये F क्या था, √2 थी। तो यहाँ से हमने ड्राइव कर लिया था शियर स्ट्रेस को, शियर स्ट्रेस जो ये टेंसाइल स्ट्रेस निकाला था और वो टेंसाइल स्ट्रेस T से लिखा था, उससे उसकी वैल्यू आ गई थी F√2 डिवाइड बाय दिस एरिया ऑफ दिस, दैट एरिया इज L² इंटू √2। यहाँ से √2 कैंसिल हो गया था, F/L²। ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये टेंसाइल स्ट्रेस बोल लो या इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी यही वैल्यू थी और शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी यही आती थी T, ये होती थी F/L²। ठीक है, और उसके बाद अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो एंड शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस कैसे निकलता है, शियर मॉडुलस इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस हमारा ये है, यहाँ पे अगर हम इसको शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस इज़ द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन से इसको डिवाइड कर दो। शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस T है, या आप बोल सकते हो F/ क्या है, L² है, इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी F/L²/5। 5 की जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल l बाय कैपिटल L, स्मॉल l बाय कैपिटल L। ठीक है, या आप इसको सिंपल T/5 भी लिख सकते हो, इतना ही रखो इसको, T/5। This is the value of shear stress. Now, if we draw the geometry of the front face, then here one diagonal get elongated and another diagonal get compressed. So here again we define alpha and beta. Alpha is the extension produce या increase in length per unit stress per unit length. तो अल्फा अगर दैट पैरामीटर, तो ये लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, दैट लेंथ इज L/√2। तो इस लेंथ को इंक्रीज कराने के लिए कितना बाय टेंशन T, अगर टेंशन है, लेंथ कितनी पे काम कर रहा है, L/√2 पे। अल्फा जो पैरामीटर है वो यूनिट लेंथ के लिए एक्सटेंशन है और यूनिट स्ट्रेस के लिए है। फॉर स्ट्रेस T एंड L/√2 इज द original length, there will be extension in this diagonal. तो extension produce in diagonal BD, total extension in diagonal BD, extension in diagonal BD में कितना एक्सटेंशन होगा, तो आप निकाल सकते हो अल्फा
पर यूनिट लेंथ के लिए, अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और साथ में यूनिट स्ट्रेस के लिए ये वैल्यू थी तो स्ट्रेस से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो एक्सटेंशन इन वन डायगोनल आ जाएगी। ड्यू टू दिस एक्सटेंशन और दिस कंप्रेशन प्रोड्यूस, क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशन होगी, उस कंप्रेशन की वजह से भी क्या होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये डायगोनल इस डायगोनल के परपेंडिकुलर है, जब इस डायगोनल में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी इंक्रीज इन लेंथ होगी। तो इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेशन इन AC डायगोनल की लेंथ की इंक्रीज की वजह से ड्यू टू कंप्रेशन इन AC there is increase in length in perpendicular direction। तो इस वजह से यहाँ पे BD है वो इंक्रीज हो जाएगा, और BD किस अमाउंट से इंक्रीज होगा भाई, वो बीटा पैरामीटर पे आएगा, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से इंक्रीज अगर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो कंप्रेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट स्ट्रेस यूज करेंगे वो पैरामीटर क्या है, बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी एक्सटेंशन इन BD कितना आ जाएगा, ड्यू टू दिस कंप्रेशन की वजह से। तो ये कंप्रेशन की वजह से आएगा, T स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो, ओरिजिनल लेंथ है √2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे फैक्टर बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ ऑफ द डायगोनल AC एंड टेंशन इन द डायगोनल AC। ड्यू टू दिस देयर इज एक्सटेंशन या इंक्रीज इन द डायगोनल BD। तो टोटल इंक्रीज इन द डायगोनल BD इज सम ऑफ दिस टू वैल्यूज। सम अगर करेंगे L√2 इंटू T कॉमन आ जाएगा, L√2L इंटू T आ गया कॉमन, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू बच गई भाई अल्फ़ा प्लस क्या बच गया, ये बीटा इंटू क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आ गया टोटल इंक्रीज इन लेंथ, और हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द डायगोनल BD इज क्या था, L/√2। तो हम इसको पुट कर सकते हैं L/√2 के, तो L/√2 इसको पुट कर दिया। अब ये √2 यहाँ से आके यहाँ पूरा बन जाएगा 2, ठीक है, क्या बन गया, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखो ये आ गया भाई 2 इंटू L इंटू T इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्मॉल l। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से T की वैल्यू रख लेंगे, T बाय ये L है इसको नीचे ले आओ, या L को उधर ले जाओ, तो T की वैल्यू क्या रहेगी, L बाय ये कैपिटल L भी नीचे, 2 भी नीचे, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या आ जाएगा भाई, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्रॉस में। अब दिस L बाय L इज़ 5, क्या होगा 5, इसको 5 लिख लें, T इज इक्वल टू 5/2 इंटू अल्फ़ा प्लस क्या रहेगा भाई, बीटा, अल्फ़ा प्लस क्या रहेगा, बीटा। अगेन दिस 5 को इधर ले आओ क्रॉस में, तो T/5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस क्या रहेगा, बीटा, ठीक है, ये क्या रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। और T/5 इज आवर शियर स्ट्रेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर मॉडुलस, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन T/5। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ से ये चेंज होके बन जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब फर्दर क्या करेंगे इसके अंदर, देखो हमारी वैल्यू आ गई, शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से, तो ये बन जाएगा 1/अल्फ़ा, और ये फैक्टर बन जाएगा भाई अल्फ़ा को अंदर ले जाओ यहाँ पे, अल्फ़ा/अल्फ़ा 1 एंड दिस बिकम्स बीटा/अल्फ़ा। और 1/अल्फ़ा क्या था, 1/अल्फ़ा जो था वो यंग्स मॉडुलस होता है, तो हम इसको यंग्स मॉडुलस पुट करेंगे, और 2 इंटू 1 प्लस बीटा/अल्फ़ा क्या होता है, वो सिग्मा होता है। बीटा/अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, पॉइजन्स रेशियो, और ये आ गया आपका पॉइजन्स रेशियो। तो ये रिलेशन आ गया भाई, शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस बाय 2 इंटू
1 प्लस सिग्मा, या यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा इंटू 1 प्लस ईटा. This is the required relation between Young's modulus, modulus of rigidity and Poisson's ratio. ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इससे आगे फर्दर हम इस टॉपिक को एक्सटेंड कर सकते हैं कि और जो डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट है उनमें और भी रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग दीज टू रिजल्ट्स. तो देखो क्या होंगे वो. अब हम इन दो रिजल्ट्स को यूज करेंगे. एक तो क्या हो गया, जो यंग्स मॉडुलस है उसकी वैल्यू आ गई 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा. ठीक है, दूसरा रिलेशन आ गया यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, क्योंकि यंग्स मॉडुलस के इक्वल हैं दोनों, कंपेयर करेंगे तो ये फैक्टर या डिवाइड कर दो दोनों को, ये दोनों इक्वेशन आ जाएंगे इक्वल. इक्वल अगर करेंगे तो 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 ईटा इंटू क्या रहेगा 1 प्लस सिग्मा रहेगा. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3k माइनस 6k ईटा इज इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 2 ईटा यंग्स मॉडुलस, सॉरी शियर मॉडुलस इंटू पॉइजन्स रेशियो. अब क्या करेंगे, पॉइजन्स रेशियो वाली टर्म इकट्ठी कर दो, इसको उधर ले जाओ. 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k ईटा k सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा. यहाँ से क्या होगा, सिग्मा को कॉमन ले लो, ये बचेगा 2 ईटा प्लस 6k इक्वल टू 3k माइनस 2 इंटू यंग शियर मॉडुलस. तो यहाँ से पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 3k माइनस 2 ईटा डिवाइड बाय 6k प्लस 2 ईटा. एक रिजल्ट भाई ये होगा डिफरेंट में, इसमें k और ये बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच का ये रिलेशन हो जाएगा. तो हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस में आ गया. एक तो आ गया यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा. ये रिलेशन है बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो. दूसरा जो रिलेशन है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस सिग्मा. ये पॉइजन्स रेशियो, यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस के बीच में रिलेशन है. और अगर रिलेशन बिटवीन पॉइजन्स रेशियो आ जाए और दूसरा बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस आ जाए तो ये रिलेशन होगा 3k माइनस 2 ईटा बाई 6k प्लस 2 ईटा. और फर्दर अगर हम इसको सोल्व करें आगे, एक डिफरेंट वे से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं. अब क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी y बाय 3k, y यंग्स मॉडुलस बाय 3k इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सिग्मा. और यहाँ से y बाय 2 ईटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस क्या होगा y सिग्मा. अब अगर हमें यहाँ से सिग्मा को ख़त्म कर दें, सिग्मा हटाना हो तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस बाय शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 सिग्मा. और इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई. ऐड करेंगे तो क्या होगा, यंग्स मॉडुलस बाय 3k प्लस यंग्स मॉडुलस बाय शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 3. अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 6k ईटा सॉरी 3k ईटा आएगा एलसीएम, ये आएगा ईटा, यंग्स मॉडुलस बाहर ले आओ, इसके नीचे लो यंग्स मॉडुलस बाहर, ये बचेगा भाई ईटा और प्लस ईटा कैंसिल, ये आ जाएगा 3k इक्वल टू 3. तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 9k ईटा बाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू ईटा प्लस 3k. ठीक है, या यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 9k ईटा डिवाइड बाय ईटा प्लस 3k. एक ये रिलेशन हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 9k ईटा डिवाइड बाय ईटा प्लस 3k. ठीक है, और एक और अगर इसी को रेसिप्रोकल कर दें हम तो ये हो जाएगा 1 बाय यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू ईटा, अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको, ईटा कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ईटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 3 9
और ये हो गया 3 फैक्टर यहाँ भी था, सॉरी क्या था यहाँ पे 3 फैक्टर था। अच्छा 3 3 जा 9 हो गया और ये ईटा प्लस 3, ठीक है यही आ गया। तो 1 बाई ईटा क्या हो जाएगा, ईटा प्लस 3k बाई 9k ईटा। तो इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बाय यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 9k 1 बाय 9k प्लस 1 बाय 3 ईटा, ठीक है। ये आपका नाइन बाई यंग्स मॉडुलस, या ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 बाई यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई के और प्लस इसको 9 से करेंगे तो 3 बाई क्या आएगा ईटा, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। फर्दर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो भी पूछ सकता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो के लिए आप क्या कर सकते हो, इन्हीं दो रिजल्ट्स को यूज करो। लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, तो यहाँ से दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो। 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू 2 ईटा इंटू 1 प्लस क्या होगा सिग्मा। दिस k एंड ईटा ऑलवेज पॉजिटिव, तो सो दीज वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव इफ sigma, there are two possibility for the values of sigma. One is sigma is positive. If sigma, these are positive values, आप इनको एक बार कंसीडर मत करो बेशक। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस 2 सिग्मा और 1 प्लस सिग्मा है। अगर सिग्मा पॉजिटिव होगा, इफ सिग्मा क्या है, पहला केस सिग्मा पॉजिटिव है। सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस 1 क्या आएगा पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा ग्रेटर देन 0। ये पॉसिबल होगा कब, जब 1 माइनस 2 सिग्मा भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, 2 सिग्मा इज साइन चेंज करेंगे लेस देन 1, सिग्मा इज लेस देन 1/2। तो सिग्मा की जो वैल्यू है शुड बी लेस देन 0.5 होनी चाहिए। दूसरा, इफ सिग्मा इज लेस देन 0, सिग्मा अगर लेस देन 0 होगा, ये पॉजिटिव है, इनका कोई रोल ही नहीं है। अगर लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो इफ सिग्मा इज पॉजिटिव देन दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, ये टर्म बन जाएगी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा भाई पॉजिटिव। तो यहाँ से 1 प्लस सिग्मा ग्रेटर देन 0 ले लेना, सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन -1 आ जाएगी। तो सिग्मा हमेशा -1 से बड़ा होगा और 0.5 से छोटा होगा। ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा होती है जो -1 और 0.5 के बीच में होती है, लेकिन जनरली ये 0.2 और 0.4 के बीच में मिलती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।